Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and this is our next video in the series of Units 7, 8, and 9. And in this video, I'm talking about study of poetry by Matthew Arnold. इससे पहले कि मैं इस ऐसे के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूं, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि जब से हमारा ऐप स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और हमारे ऐप पे जो डिफरेंट एडमिशन सब हो रहे हैं, तो हमने क्या किया है, लॉकडाउन में जो हमने फिलैंथ्रोपी की थी और जितने भी हमने वीडियोस लॉन्च किए थे या लाइव क्लासेस जो बहुत डिटेल में लेकर के हमने फ्री के लिए बच्चों की हेल्प करने के लिए जो वीडियोस डाल रखे थे यूट्यूब पे, अब हमने उनमें से मैक्सिमम वीडियोस को अनलिस्टेड कर दिया है। और अब जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, जैसे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल में, तो वो मैं अब अपने जिन स्टूडेंट्स ने हमें पे किया है उनकी हेल्प करने के लिए हमने उनको अनलिस्टेड कर दिया है और वो आपको दिए जाएंगे। अब जिन्होंने अब तक उनको नहीं देखा है, जो पहले देख चुके हैं वो उनका बेनिफिट उठा चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, अब उनके लिए वो वीडियोस केवल जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उन्हीं को दिखाए जाएंगे। ये बात यहाँ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टडी ऑफ पोइट्री का मैक्सिमम पार्ट मैंने ओरिजिनल पढ़ाया हुआ है और वो वीडियो आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है? इसमें तो दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द ओरिजिनल एसे can come and listen to that essay. For that you should have one text with you. Clear? आइए अब इस ऐसे के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों से ताकि आप लोगों को मैं ये ऐसे पढ़ा सकूं। स्टडी ऑफ पोइट्री, सबसे पहले तो मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो जाए इस चीज का कि उनको हर चीज डिटेल में समझ में आए, ठीक है? स्टडी ऑफ पोइट्री क्रिटिकल ऐसे है मैथ्यू आर्नल्ड का, और इस ऐसे में उन्होंने आर्ट ऑफ पोइट्री और आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म दोनों को डिफाइन करने की कोशिश की है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। One should be noticed that Matthew Arnold is not an ordinary person. Okay, he is called sage critic. Arnold believes that the art of poetry is capable of high destinies. It is the art in which the idea itself is the fact. He says that we should understand the worth of poetry as it is poetry that shows us the mirror of life. तो यहाँ पे कोई ऐसा खास बात नहीं समझाने का, लेकिन आगे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइंस अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट पोइट्री। अब मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, और वो है कि मैथ्यू आर्नल्ड एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर है, या ऐसे समझ लीजिए, मैं गलत बोल गया, पोस्ट पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिविस्ट थिंकर की कैटेगरी में आते हैं। पॉजिटिविस्ट थिंकर का मतलब होता है जो अपनी इमेजिनेशंस के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो मेरे मुंह से बिल्कुल सही निकला था बच्चों। पोस्ट पॉजिटिविस्ट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि पॉजिटिविस्ट जो फिलॉसफी थी वो साइंस को इंपॉर्टेंट मानती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जमाने में, विक्टोरियन एज में ये राइटर लिख रहे थे। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आप अभी समझ सकते हो कि इससे पहले कि मैं आपको ऐसे डिस्कस करूं, मैथ्यू आर्नल्ड is writing in that age where he wants to convey a message that no, because people under the influence of materialism and industrialism or industrialization, they used to think that poetry is nothing. पोइट्री क्या होती है? जैसे आजकल अभी हम उसी फेज से गुजर रहे हैं। तो पोइट्री जो है वो एक इनकम्प्लीट चीज है, पोइट्री साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस राइटर ने पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकिंग, ऑगस्ट कॉम्टे इसके मेजर थिंकर थे पॉजिटिविज्म के, उससे ये आगे चले गए और उन्होंने कहा कि साइंस इनकम्प्लीट है, पोइट्री नहीं है। ओके, और जो पोइट्री है वो रिलीजन और फिलोसफी इन सब से भी ऊपर है। आर्नोल्ड टर्म्स पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन बहुत फेमस है, अब ये एग्जाम में कई बार आई हुई है कि किसने कहा है, हु सेज दैट पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, रिफ्यूटिंग द एक्यूजेशन ऑफ प्लेटो, and says that as time goes on, man will continue to find comfort and solace in poetry. So he goes against Plato also, because you all know that Plato is highly criticized for certain views of his that poets should be banished from society. So he says that no, poetry is ultimately going to give us solace. Arnold says that when one reads poetry, he tends to estimate whether it is of the best form or not. अब यहाँ पे आते हैं हम ऐसे के नेक्स्ट सेक्शन में कि पोइट्री को कैसे जज करें कि वो अच्छी है। तो उसमें हम कुछ एस्टिमेशन लगाते हैं, एंड देन द राइटर टॉक्स अबाउट 3 एस्टिमेशंस। फिर से नेट का क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस कि वो कितने एस्टिमेशंस की बात करते हैं।
रियल एस्टिमेट, हिस्टोरिक एस्टिमेट और पर्सनल एस्टिमेट। तो ज्यादातर हम क्या गलतियां करते हैं कि जब हम हिस्टोरिक एस्टिमेट करते हैं, तो क्योंकि एक पोएट को हिस्ट्री में बहुत बड़ा स्थान हासिल है, so because we already have heard about that poet, we have read about him, so we tend to think like, that that poet must be a great one. So that is historic estimate. And personal estimate, because some poet belongs to my country, my caste, of my gender, or he thinks about like me, that is your personal estimate. Then where is the unbiased and critical judgment which can ascertain, which can fix that the poet is whom you are talking about is the best one? And there comes the real estimate. ठीक है, so real estimate is the unbiased one. ठीक है, जो हिस्टोरिकल और पर्सनल कमेंट से बाहर चला जाए। हिस्टोरिकल एस्टिमेट को राइटर ने जैसे समझाया, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फिर वो आगे बात करते हैं कि अब how to understand whether historical estimate is good or historic estimate is good or real estimate is good or personal estimate is good. So there he has come up with a method, उसका नाम है touchstone method. touchstone method का जो concept है, उन्होंने लॉन्जाइनस के on the sublime perihoopsis जो ऐसे हमने डिस्कस किया था, वहां से उन्होंने ये आइडिया लिया है। Longinus, who said in his idea of the sublime that if a certain example of sublimity can please anyone regardless of habits, tastes or age, can please at all times, then it can be considered as a true example of the sublime. ये मैंने आपको उस ऐसे में भी समझाया था। मतलब ये कि अगर एक राइटर है, हर एज को, हिस्ट्री को क्रॉस करते हुए उसने अपनी वर्थ को प्रूव किया है, वो सब्लिमिटी दे सकता है सबको, चाहे आपकी कोई भी हैबिट हो, चाहे आपका कोई भी टेस्ट हो, चाहे आपकी कोई भी एज हो, तब जाकर के हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे आप शेक्सपियर की बेस्ट लाइन्स हैं जो अब तक बेस्ट मानी गई हैं, उन 2 लाइन्स को लो। टचस्टोन मेथड समझा रहा हूँ क्या होता है। टचस्टोन क्या होता है? एक ऐसा पत्थर जिससे हम सोने की, जिसको अपन हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, कसौटी। उस कसौटी का एक पत्थर होता है जिसपे घिस करके पता लग जाता है कि ये सोना है और ये पीतल है। तो आप क्या करो, बेस्ट लाइन्स होमर की ले लो, दांते की ले लो, बड़े ग्रेट राइटर्स की ले लो, कालिदास की ले लो। इन्होंने कालिदास का नाम नहीं लिया है, लेकिन और उससे नया जो कवि है उसकी कोई भी 2 बेस्ट लाइन्स को टच करके देख लो। टच करने का मतलब है कंपेयर करके, जक्सटापोज करके देख लो। आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कुछ भी इसमें है, तो आप यू कैन बी सर्टेन दैट यस, दिस कंटेम्पररी पोएट इज गुड। This method was first suggested in England by Edison. अभी एक और important question बन रहा है, who said that he would have a man read classical works which have stood the test of time. आपको मालूम है एडिसन की जो एज थी, उस एज में इन लोगों ने ये डिस्कस किया था कि क्लासिकल राइटिंग अच्छी है या जो मॉडर्न है। तो ड्रैडन का जब हम ऐसे पढ़े थे उसमें भी ये डिस्कशन होता है कि मॉडर्न अच्छे हैं कि एंशिएंट अच्छे हैं। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया कि एडिसन ने इस मेथड को ढूंढा, या फर्स्ट टाइम ही टॉक्ड अबाउट दैट मेथड। Addison applies the touchstone method by taking example from the time-tested classics and comparing them with other poetry to determine whether they possess the high poetic standard of the classics. He says that the poems need not resemble or possess any similarity to the touchstone. Once the critic has lodged the touchstone in his mind, in order to detect the possession of high poetic quality, he will have the tact of finding it in other poetry also. So that critic's mind or an experienced critic's mind can be compared to a touchstone. Arnold quotes Homer, Dante, Shakespeare and Milton. मैं मिल्टन का नाम लेना बताना भूल गया था। इसमें अब 4 पोएट लिखे, 4 कवियों को उसने लिया है कि भाई इनकी मेजर, बिकॉज दे हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। He can do so by merely pointing at some specimen, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि क्या होता है touchstone method. Arnold then speaks about French poetry which had tremendous influence on the poetry of England. He differentiates. यहाँ पे जो फ्रेंच पोइट्री का एग्जांपल है, अगर आपको किसी को ओरिजिनल ऐसे पढ़ना है तो मैं उसका वीडियो ऑलरेडी आपके मेरे ऐप पे अपलोड कर चुका हूँ और उसको यूट्यूब से हम हटा चुके हैं। वो अनलिस्टेड वीडियोस की कैटेगरी में आ चुके हैं, ताकि जो हमने हार्डवर्क किया है वो अब केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिल सके जिन्होंने हमें पे किया है। ठीक है, पे करने का मतलब यहाँ पे केवल पैसे से नहीं होता है, ये आपकी एज बीतेगी जब आपको समझ में आएगा। इसका मतलब है समवन हु इज वैल्यूइंग आवर एफर्ट्स, ओके, एंड वांट टू बिकम इक्वली वैल्यूएबल। चलिए, तो वो फ्रांस की जिस तरह की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी पोएट्री का उन्होंने रेफरेंस दिया है, ये आपको ओरिजिनल ऐसे में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आकर के राइटर जो है वो हाई सीरियसनेस
और हाई ट्रुथ की बात करता है और डिक्शन की बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन समझा रहा हूं। पोइट्री जब एंग्लो नॉर्मन एंग्लो सेक्शन होती हुई एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन रूप बदलती हुई इंग्लैंड में आई, तो इट वाज द रोमांस पोएम्स ऑफ फ्रांस। रोनाल्ड डी चैल्सन नाम की जो पोएम जिसको उसने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन नेट में आ सकता है। उस वक्त फ्रांस के जो वर्क्स थे वो फेमस थे। सो बट आर्नोल्ड सेज दैट इट डिड नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लैक्ड द हाई ट्रुथ एंड हाई सीरियसनेस एंड डिक्शन ऑफ क्लासिकल पोइट्री। फिर से सुनिए, कोई भी पोइट्री फिक्स है, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म हिट हो गई, लेकिन क्या हमें कुछ बहुत हाई ट्रुथ उसने दिया, कोई हाई सीरियसनेस की बात की? जिस तरह की फिल्में आजकल आ रही हैं, क्या वो हाई सीरियस है? हाई सीरियस क्या होता है? जैसे मैं धीरे धीरे आजकल ऐसा मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से जल्दी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सऊदी अरेबिया में जो मुझे कह रहे हैं कि आप वहां आ जाओ। वहाँ अलग तरह का माहौल होता है क्लासेस में, और विदेशी बच्चे भी पढ़ने आते हैं वहाँ पे। मलेशिया में से भी मुझे इनविटेशन आया हुआ है ऑलरेडी। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे भारत का जो स्तर है एजुकेशन का वो गिरता जा रहा है। अब आप इस नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को ही ले लीजिए। मेरा पिछले कुछ सालों में और ख़ास तौर पे लॉकडाउन में इससे बड़ा मोह भंग हुआ है। उसका कारण बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट इस एग्जाम का लेवल तो टफ होता जा रहा है, वहां पे तो एग्जाम हाई लेवल में जा रहा है, लेकिन जिस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं, शायद शायद वो जल्दबाजी में है किसी चीज को, और वो मेरे स्टाइल में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा इससे मोह भंग हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जिस तरह के टीचर चारों तरफ आ गए हैं कि वो ट्रिक सिखा करके या शॉर्ट में कोई चीज दे रहे हैं, तो और उससे कोई एग्जाम तो क्लियर होता नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हाई सीरियसनेस इस टीचिंग फील्ड में कम होती जा रही है। अब जैसे पीएचडी उन्होंने लागू कर दिया, अब मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट जल्दबाजी में पीएचडी कर रहे हैं। आप मेरे से कई लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि एग्री करने के लिए आपका एक्सपीरियंस में से गुजरना बहुत जरूरी है बच्चों। आप नहीं समझ पाएंगे एकदम से मेरी बात। आप नहीं समझ पाएंगे कि बीएड का लेवल डाउन क्यों हो गया है, भले 2 साल का बीएड कर दिया गया हो। आपको बहुत अजीब लगेगा कि कितना भाग दौड़ कॉलोनाइज्ड कंट्री लाइक इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जो लेवल हो गया एजुकेशन का, कि आपको इतनी जल्दी जल्दी पीएचडी करने का लगा रहेगा कि आप कभी भी सीरियसली पीएचडी कर ही नहीं पाओगे। तो थिंकर्स हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, पीएचडी का मतलब ही क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी को समझने के लिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का कॉन्सेप्ट होगा। तो यानी हाई सीरियसनेस उन टीचर्स में कभी नहीं आ पाएगी। आपको ये बात एकदम समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि मैं सेज क्रिटिक पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है। और हाई ट्रूथ क्या होता है कि कोई भी वर्क है, उसके शॉर्ट शॉर्ट चीजें पढ़ ली, नेचर इतना बनता जा रहा है। तो अब जब वो पढ़ ली तो आपको उसका जो एक्चुअल ट्रूथ है पोएम का वो कैसे मिलेगा? और मान लीजिए उन्होंने इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी तो क्या करेंगे? इसलिए मैं तो फिर भी काफी डिटेल में पढ़ाता हूँ। अभी भी मैंने अपने आप अपना डिटेल में पढ़ाना छोड़ा नहीं है, बट मैं अपनी पर्सनल बात डिस्कस कर रहा था, क्योंकि ये राइटर्स भी अपनी पर्सनल बात से ऐसे लिखते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अपनी पर्सनल बात क्यों बता रहा है। ऐसे सोचना चाहिए कि अच्छा, शायद ये थिंकर हैं या ये इतना पढ़ा चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, तो ये उसको लिंक कर रहे हैं, उससे आपकी हेल्प होगी। ठीक है। क्योंकि अब ऐसा भी हो गया आजकल, कोई पर्सनल बात करते हैं तो उसको वो पसंद नहीं करता है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम पब्लिक स्किल या पीपल स्किल या सॉफ्ट स्किल का यही मतलब लेते हैं कि सामने वाले को कुछ भी बुरा ना लगे। तो बुरा लगने के लिए बात नहीं चल रही है यहाँ पे, बात चल रही है चीजें समझाने के लिए। और एक तीसरी बात इन्होंने कही है ट्रूथ और सीरियसनेस के बाद, कि डिक्शन ऑफ क्लासिकल पोएट्री। देखिए, हम धीरे धीरे डिक्शन से दूर जा रहे हैं। डिक्शन से दूर जाने का मतलब क्या है? जैसे हम खाने पीने में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, हम केवल टेस्ट का ध्यान रखते हैं। जैसे हम फिल्म देख, जैसे हम पोएटिक्स की बात करते हैं, वो कह रहा है कि पिटी एंड फियर से एक अच्छी सिटीजन बने, ड्रामा इसीलिए हो। लेकिन एरिस्टोटल के बाद आए आपके महाराज होरेस महाराज और बाकी के लोग क्या कह रहे हैं बताओ? कि साहब, इंस्ट्रक्शन के साथ डिलाइट भी होना चाहिए। अब डिलाइट डिलाइट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में डायनियोस, एथोस, म्यूसोस, डिक्शन, इन सब के अंदर सबसे नीचे रखा है ऑप्सिस, यानी कि स्पेक्टिकल। आप जो भी सजावट की चीज दिखाते हो उसका सबसे लोएस्ट स्थान है। और अब धीरे धीरे सिनेमा में क्या हो गया देखिए, हमारे खुद के कपड़ों में देख लीजिए, हमको लगता है कि सजावट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेकोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंस चाहे हो या ना हो। तो इसका मतलब है कि इस राइटर को सेज क्रिटिक हम सही कह रहे हैं, वो कह रहा है कि डिक्शन गायब है। क्योंकि डिक्शन देखिए,
If you don't understand diction, let me give you a dose of diction. There is a concept that idea in my mind cannot be given to you. Idea will wear the clothes, the concrete form of a word. And if we don't work hard on our vocabulary, on our diction, then we won't be able to understand the concept of diction, the use of words in a poet. Okay, बहुत फेमस कविताओं को पढ़कर के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. इन्होंने चौसर जैसे बड़े बड़े राइटर्स को रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है, अच्छा लिख रहा है. रॉबर्ट बर्न के साथ तुलना की कि बोले दे आर नॉट राइटर्स ऑफ हाई सीरियसनेस. अब इसका मतलब है कि इन इन बड़े राइटर्स को समझने के लिए आपको ये लेक्चर अटेंड करना ही पड़ेगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि मैं जो वीडियो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट का दे रहा हूं उसको आप सुनिए. नेक्स्ट, आर्नोल्ड स्पीक्स अबाउट चॉसर, who was much influenced by French and Italian poetry. Arnold says that Chaucer's poetic importance is a result of real estimate and not the historic estimate. The superiority of Chaucer's verse lies both in his subject matter and his style. He writes about human life and nature as he sees it. Okay, Arnold speaks highly of Chaucer's diction and calls it very liquid diction, that, accordingly he changes his diction. But he criticizes him that he cannot be compared with Dante, okay, because he lacks high seriousness like classics. Okay, and then later he talks about Milton and Shakespeare and credits them as classics, moves on to speak about Dryden and Pope. And you all know that Dryden and Pope, who came up with heroic couplet, are considered the great poets of English literature. But he says, Matthew Arnold says, no, 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 no. Don't mistake Dryden and Pope as poets. Are they poets? No, no, no. They are prose writers. So you will be surprised to, listen it or say, read it. And having read this from this essay, your perception of understanding will change, because these writers somehow either have been copying the writers and they cannot be considered original thinkers. And if they are thinkers, they have not come up with any vocabulary, any diction, and that high seriousness is always missing from them also. उसके बाद में अच्छा, इन सब पे क्वेश्चन आया बच्चों, जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, everything has already been asked. He says that Dryden and Pope are suitable for prose. Then the writer talks about Thomas Gray, the transitional poet. He says that wow, for that उसके मुंह से wow निकलता है कि वो एक क्लासिक है. Yes, that was the question. 4 नेट के पहले ये क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा है, 18 के अंदर, 2018. Arnold now speaks about Robert Burns in the late 18th century, और उन्होंने उसको चौसर से तुलना करते हुए कहा कि वो क्लासिक नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट बर्न भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनका सब्सटेंस अच्छा है, ट्रुथ भी है, लेकिन हाई सीरियसनेस की कमी है, और वो चौसर के साथ रखते हैं. फिर बायरन, शेली एंड वर्ड्सवर्थ उनके कंटेम्पररी, एक तरह से आपको मालूम है कि रोमांटिक एज खत्म हो रही थी और विक्टोरियन एज आ रही थी. ठीक है, 1850 आपको मालूम है, 1837 में विक्टोरियन एज स्टार्ट हो गई भाई, विक्टोरिया की गद्दी पर बैठने के बाद, और 1850 में आपके वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है. इन बिटवीन जूनियर रोमांटिक्स ऑलरेडी लिख रहे हैं. सो इनकी पोइट्री को अभी और मेच्योर होने दो, मेच्योर इन द सेंस ज्यादा लोगों तक पहुंचने दो. तो इन्होंने कोई जजमेंट पास नहीं किया इनकी पोइट्री के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन इनको अभी हम क्लासिक्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते. ठीक है, उसके बाद में मैं एक कोटेशन पढ़ रहा हूं लास्ट में. The future of poetry is immense, because in poetry, where it is worthy of its high destinies, our race, as time goes on, यहाँ से start होता है ऐसे, will find an ever surer and surer stay. The time will pass and we will be able to understand that poetry is going to stay in our life. जिनको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई पूरा लेक्चर सुनने के बाद, वो एक काम करें, कभी देखें कि हमें जिंदगी में सुकून गाना सुनने से मिलता है कि नहीं मिलता है. और अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो देन योर माइंड विल गो वन डे to a particular word, and then you will throughout the day will start thinking about that word. ठीक है, तो इन्होंने लास्ट में ये कोटेशन लिखा है, मैंने इसको लास्ट में उन्होंने कहा कि ये रिलीजन है. Our religion has materialized itself in the fact, in the supposed fact. It has attached its emotion to the fact, and now the fact is failing it. I want fact. किसने बोला? चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवल हार्ड टाइम्स में, नॉवल यहाँ से स्टार्ट होता है. So, industrialization, Victorian age and all, we are living consciously and unconsciously in an age of facts. Okay, facts, achievement, ambitions, but something is missing from our life. That is divinity, spiritual growth. We keep finding faults in people around us.
We are angry with people if we don't get, anything uh, fulfilled, by the person with whom we got engaged. कभी भी देखिएगा कि आपकी लाइफ में कोई आदमी ऐसा है क्या जिसके साथ आपका संबंध इसलिए भी बरकरार है कि उसने आपको कुछ नहीं दिया, स्टिल यू हैव गॉट कनेक्शन विद दैट पर्सन. अगर ऐसा हमारे साथ होने लगे, then we would be able to understand life, because now we are moving away from factual life, gaining life, ambitious life. ठीक है? The strongest part of our religion today is its unconscious poetry. Religion में poetry है. तो ये लेक्चर मैंने दे दिया और मैं आपको इनवाइट करता हूँ इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच.